Hello everyone. I hope you had a very nice and great great day today. So I'll be talking today about the different scenarios of CPTC, and that CPTC actually what happens that I have already completed the various logic, arithmetic, and different types of operators we have already studied, and we have seen some examples on C. हम लोग ऑलरेडी जो है सी का एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, हम लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़ लिया है और काफ़ी सारी चीज़ें जो उससे रिलेटेड हैं वो हमने पढ़ रखा है। अब हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं, जो अभी हम लोगों को और भी जानने की आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकता है अब कंट्रोल स्ट्रक्चर जानने की, जो कि आपका नेक्स्ट यूनिट है। और इसके लिए जो है हमें काफ़ी कुछ आगे पढ़ना पड़ेगा। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है? तो कंट्रोल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को ये देखना होगा कि जो कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। पहले ये समझना होगा कि आखिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के द्वारा बनते हैं। अब ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन, प्लीज चेक इट आउट। मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर से आपको पता चलेगा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या होते हैं। हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा वो तो हम लोगों ने पढ़ा ऑपरेटर्स वगैरह के बारे में बातें की हमने, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये कंट्रोल स्टेटमेंट से शुरू होता है। तो ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लासेस वगैरह में ये सब कर रखा है कि एसआई कैसे निकालते हैं, सीआई कैसे निकालते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोगों ने कर रखा है। अब हमें जो करना है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स होता क्या है? नाउ आई विल बी शोइंग यू दैट हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले ये समझिए कि कंट्रोल स्टेटमेंट है क्या। समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। यहां से आपका जो सब्जेक्ट है इट विल टेक अ टर्न, मतलब इट इज अ टर्निंग पॉइंट। यहीं के बाद से जो है क्वेश्चंस ज्यादा पुट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स ज्यादा डेवलप होता है और यहाँ पर से आपको ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। अगर आप यहाँ पर से ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और आपके लिए ये भी सही होगा कि अगर आप लोगों ने ये देखना शुरू किया कि आखिर कंट्रोल स्टेटमेंट से किस तरीके से कंट्रोल स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये प्रोग्राम्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अब ये कैसे बनेगा? यहाँ देखिए मैंने कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में लिखा है। नॉर्मली द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द प्रोग्राम। कहने का मतलब ये है कि जनरली क्या होता है कि जिस तरीके से भी हम प्रोग्राम लिखते हैं लाइन बाय लाइन, उसी तरीके से प्रोग्राम एक्चुअली में एग्जीक्यूट होता है, लेकिन हम उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। हम प्रोग्रामिंग में चेंजेस ला सकते हैं। और वो प्रोग्रामिंग में चेंजेस कैसे आएंगे? अगर हम उनके प्रोग्रामिंग जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो जो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं उस स्टेटमेंट के जरिए अगर हम लोगों ने कोई चेंजेस कर दिए, उस स्टेटमेंट में ही कुछ ऐसे कंट्रोल स्टेटमेंट्स अगर डाल दिए, तो क्या होगा कि सीक्वेंस जो प्रोग्राम का है वो बदल सकता है। अब वो कैसे हो सकता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप इतना जान लीजिए कि हो सकता है कि अगर 10 लाइन का प्रोग्राम रहेगा तो 10 लाइन में से हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो अभी तक हम लोगों ने प्रोग्राम में पढ़ा है कि पहला लाइन एग्जीक्यूट होता है, दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, फिर चौथा होता है, फिर पांचवा होता है, छठा होता है, सातवां होता है, आठवां होता है, नौवां होता है, 10वां होता है। इस तरीके से जो है 10 लाइन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें ऐसा होगा कि पहला लाइन हुआ एग्जीक्यूट, दूसरा लाइन हुआ एग्जीक्यूट, तीसरा लाइन हुआ एग्जीक्यूट, उसका चौथा, पांचवा, छठा नहीं हुआ, फिर सातवां हुआ, फिर आठवां हुआ, फिर उसके बाद आठवां के बाद फिर से चौथा, पांचवा और छठा एग्जीक्यूट हुआ। फिर उसके बाद छठा के बाद जो है सातवां, आठवां पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका है, वो नहीं होगा, और नौवां और 10वां होगा। तो इस तरीके की चीजें होंगी। तो इसको करने के लिए ये हमारी जरूरत है और इसी जरूरत के लिए ही हम लोग पूरा सी पढ़ते हैं, पूरा कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसीलिए ये कंट्रोल स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट के लिए, आपके इस सीपीटीसी के लिए।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्मली द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द प्रोग्राम. नाउ व्हाट हैपेंस दैट दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन. जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है, मतलब एक लाइन के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, और कंसेक्यूटिव चलता रहता है इसी तरीके से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कहते हैं. बट इन द मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इट इज नेसेसरी. लेकिन कई सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें कि ये नेसेसरी हो जाता है कि हम लोग जो है उस प्रोग्राम को किसी और तरीके से एग्जीक्यूट करें. तो वो क्या हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, बट इट इज इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इट इज नेसेसरी टू सेलेक्ट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम सेवरल ऑल्टरनेटिव्स. कई बार ऐसा होता है कि कई सारे विकल्पों में से हमें कोई एक ही विकल्प को चुनना पड़े, तो हम लोग कैसे प्रोग्राम बनाएंगे? सपोज कीजिए हम लोगों ने प्रोग्राम करना है जिसमें कि एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, सब है, लेकिन चारों चीज एक ही प्रोग्राम में किया हुआ है. लेकिन अगर मुझे उसमें से केवल और केवल एडिशन ही एग्जीक्यूट करवाना है तो कैसे करेंगे? विकल्प तो चारों है, हमें मल्टीप्लिकेशन ही केवल करवाना है तो, और हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन की जरूरत नहीं है, तो हम कैसे करवाएंगे? लेकिन उस प्रोग्राम में ही कई बार ऐसा भी होता है कि हमें चारों चीजों की जरूरत हो सकता है कि कई बार हम केवल एडिशन करवाएं, कई बार हम सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करवाएं, कई बार केवल डिवीजन करवाएं, कई बार चारों करवाएं. तो ये सारी चीजें अवेलेबिलिटी हैं, तो ये कैसे हो पाएंगी? तो इन सब चीजों को अब हमें ध्यान में रखना होगा कि हाउ विल इट गेट एग्जीक्यूटेड. अब यहाँ पर देखिएगा कि जो वही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है. ये कंट्रोल स्टेटमेंट जो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको प्लीज लिख लीजिएगा आप लोग. प्लीज मेक योर ओन नोट्स. ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको सटीक नंबर देंगे. ठीक है, जिस तरीके से ये स्टेटमेंट्स लिखे हैं, इस स्टेटमेंट्स को अगर आप लिखेंगे तो आपके जो आंसर्स हैं वो बहुत सटीक बनेंगे, बहुत अच्छे आंसर्स बनेंगे. एंड नो, यू विल नॉट बी गिविंग एनीवन टू कट मार्क्स. आप लोग किसी को कोई चीज ऐसा ना छोड़ो कि जिसके कारण मार्क्स कट जाए, और ये आंसर्स उसी में से हैं, तो जिसमें कि आप लोग का मार्क्स नहीं कटेगा. तो इसमें अब देखिएगा अब क्या है कि सबसे पहला क्या है? सेलेक्ट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम सेवरल ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, skip certain statement depending on some condition in the program and continue the execution. ठीक है, skip certain statement depending on some condition in the program and continue the execution from some other point. कहने का मतलब कि हम 10 लाइन में से 4 लाइन हम एग्जीक्यूट करें, 2 लाइन हम छोड़ दें, 3 लाइन हम छोड़ दें, फिर उसके बाद 7वां लाइन एग्जीक्यूट करें. तो ये दिस कैन बी वेरी मच पॉसिबल. ठीक है, तो ये चीज भी आवश्यकता पड़ती है ऐसी भी चीजों की, इसलिए हम लोग ये भी चीज करेंगे. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका रिपीट द सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अगर एक ही स्टेटमेंट को कई बार रिपीटेशन करना होगा तब क्या करेंगे? हम लोगों को जब एक ही स्टेटमेंट को कई बार एग्जीक्यूट करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? जब एक ही स्टेटमेंट को कई बार एग्जीक्यूट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि कई बार फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है एक ही स्टेटमेंट को कई बार रिपीट करेंगे. ठीक है, जब एक ही स्टेटमेंट को कई बार रिपीट करेंगे तो वो हमें अच्छा आंसर्स दे सकता है, जो हमें पर्याप्त अमाउंट में जो हमें आंसर्स चाहिए वो हमें दिया जा सकता है. इट इज वेरी मच पॉसिबल. कई बार ऐसा भी होता है कि जो सिचुएशनल होता है, कंडीशन के अनुसार, अगर ये नहीं तो वो,
जैसे इफ कंडीशन होता था, उसमें इफ कंडीशन का क्या, जब इफ कंडीशन हम लोग अप्लाई करते थे उसमें, तो एक जो कंडीशन है, जो दिया हुआ कंडीशन है, उसको हम लोग एग्जीक्यूट तो करवाते थे, लेकिन अगर नहीं हुआ, अगर वो चीजें ट्रू नहीं हुई, तो हमें फॉल्स वाला भी एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो वो एल्स पार्ट में होता है। तो इफ पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। कई बार इफ पार्ट एग्जीक्यूट होता है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो देयर आर सिचुएशनल बेस्ड स्टेटमेंट्स ऑल्सो। तो इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया अंडर सच, यहाँ पे रिपीट द सेम सेंटेंस, यहाँ पे रिपीट द सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। मान लिया एक ही स्टेटमेंट को हमें 4 बार रिपीट करना हो, 5 बार रिपीट करना हो, तो वो भी चीजें पॉसिबल है, वो हम लोग कर सकते हैं। फॉर अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज फुलफिल, जब तक कंडीशन हम लोग फुलफिल ना कर लें। अंडर सच सिचुएशन वी मेक यूज ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, दे आर जनरली कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इसके लिए हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, जिसको कि कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। दे डिफाइन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। ये क्या डिफाइन करता है, ये दे डिफाइन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, किस तरीके से एग्जीक्यूशन को करवाना है। मतलब हो सकता है कि पहला, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन हमें एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन चौथा, पांचवा नहीं करवाना है, फिर छठा करवाना है, सातवां करवाना है, आठवां, नौवां, दसवां नहीं करवाना है। तो उसमें ये चीजें पॉसिबल हो पाती है, ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, मतलब कि ऑर्डर, जो ऑर्डर है, जो आपका इंस्ट्रक्शंस का जो ऑर्डर है, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। दे डिफाइन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट, मतलब जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, वो हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स को बदलता है, या उसको ये कहिए कि कंट्रोल स्टेटमेंट के कंट्रोल सीक्वेंस को बदल देता है। तो सी प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। तो जी, जो सी है, आपका जो सी है, उसमें कई सारे ऐसे कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जिनको कि हम पढ़ेंगे। टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट बीइंग एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोग्राम, सम कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं वो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, कंडीशंस पे होता है। किस तरह का कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सही है तो वो आपका एग्जीक्यूशन सही होगा। कहने का मतलब जो कंडीशन डिपेंडेंट है ये। अब ये कंडीशन कैसे होता है, कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट जो है कंडीशन डिपेंडेंट होता है। कंडीशन डिपेंडेंट मतलब डिसीजन मेकिंग ब्रांचिंग, जैसे कि हम लोग इफ एल्स करते थे, ये सब कंडीशन के हो गया। इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया, नेस्टेड इफ हो गया, स्विच हो गया, ये सब कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। अब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिए, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग कहते हैं इसको। दूसरा है लूपिंग, जो कि रिपीट करने के लिए, एक ही सेंटेंस को कई बार रिपीट करने के लिए हम लोग लूपिंग का प्रयोग करते हैं। तीसरा है अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। कई बार हम लोग अनकंडीशनल, कंडीशनल नहीं भी हो तब भी उसका प्रयोग करते हैं, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखते हैं कि व्हाट आर दे। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है, इन सम सिचुएशन इट इज नेसेसरी टू चेक द कंडीशन टू मेक द डिसीजन। कई कंडीशन में, कई सिचुएशंस में ऐसे होते हैं कि हम लोगों को उसका कंडीशन चेक करना पड़ता है कि आखिर कौन सा कंडीशन है जिसके कारण हमारा आंसर सही आएगा। किस कंडीशन को हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि हमारा आंसर सही आएगा। दिस इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग अ लॉजिकल टेस्ट। ये जो है, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं जनरली, वो लॉजिकल टेस्ट पे आधारित होते हैं और लॉजिकल टेस्ट को जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। तो दिस इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग अ लॉजिकल टेस्ट। अब ये लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, लॉजिकल टेस्ट का मतलब ही होता है आइदर ट्रू और फॉल्स, है ना। आइदर ट्रू और फॉल्स की बातें जब होती हैं तो वो हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल टेस्ट। तो ये लॉजिकल टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है आपके लॉजिकल
जो भी आप उसमें स्टेटमेंट्स लगाते हो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का लॉजिकल स्टेटमेंट आप लगाते हो। This involves performing a logical test. This test results in either true or false. मैंने अभी बताया कि जो टेस्ट है वो either true या false होगा। हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो या तो 0 समझता है या 1 समझता है, मतलब वो बाइनरी नंबर्स को ही समझ सकता है, 0 और 1। तो 0 का मतलब होता है false और 1 का मतलब होता है true। तो डायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि वो चेक कर सकता है कि whether the condition is true or whether the condition is false, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट स्टेटमेंट कंडीशन, उस कंडीशन स्टेटमेंट को अगर हम देखेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट कंडीशन द कंट्रोल ट्रांसफर्स टू दैट स्टेटमेंट। कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल ट्रांसफर करता है टू दैट स्टेटमेंट। द कंट्रोल ट्रांसफर्स टू दैट स्टेटमेंट। कंट्रोल जो है उस स्टेटमेंट को ट्रांसफर हो जाता है जिस स्टेटमेंट को हम चाहते हैं कि वो जैसा भी स्टेटमेंट हो, कंडीशन कैसा है, उस कंडीशन को चेक करता है और जब चेक करता है तो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों ही केसेस में किसी न किसी लाइन को वो रिफर कर दिया जाता है। मतलब कंट्रोल जो है उस लाइन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ देखिए, द कंट्रोल ट्रांसफर्स टू दैट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम फ्रॉम वेयर द प्रोग्रामर वांट्स टू एग्जीक्यूट। मतलब ये कि जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स है वो क्या करता है कि वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारा जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो उस प्रोग्राम में जहां जहां हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट यूज हुआ है वो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है कि आपका जो कंडीशन है उसको चेक करता है और चेक करने के बाद जो कंट्रोल है, प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल है, उसको वो चेंज कर देता है हमारे डिजायर्ड के अनुसार, जैसा हम चाहते हैं वैसा। ठीक है। प्रोग्रामर wants to execute the statement. This is known as conditional execution. इसीलिए इसको जो है कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। Which involves both decision making and branching. तो ये दोनों ही चीजें इन्वॉल्व करता है, डिसीजन मेकिंग भी होता है और ब्रांचिंग भी होता है, दोनों चीजें होती है। अब डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग दोनों चीजें इसमें होती तो है, लेकिन और भी चीजें इसमें है, जैसे कि अभी हम लोग करेंगे, जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग किस तरीके से की जाती है। नाउ सी प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट। सी जो है बहुत तरीके का कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। तो उसके अंदर आता है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। ये 4 चीजें आती है। याद रखिएगा कि ये चारों जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। हम लोग अभी जो है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कर रहे हैं, इसके बाद अभी लूपिंग और अनकंडीशनल बचा हुआ है, केवल फर्स्ट वाले में ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बातें हो रही है वो इफ स्टेटमेंट की बातें हो रही है, जो कि कहाँ आएगा? कंडीशनल स्टेटमेंट में आएगा। कंडीशनल इफ एल्स कंडीशनल में आएगा, नेस्टेड इफ कंडीशनल में आएगा और स्विच स्टेटमेंट कंडीशनल में आएगा। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट के ही ये चारों तरह के वैरायटी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि ये कैसे वैरायटीज हैं। ठीक है। अब इफ स्टेटमेंट में आइए। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, यही चेक करते हैं। जैसे देखिए, इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट कंडीशनली। मतलब ये एग्जीक्यूट करता है कुछ ऐसे स्टेटमेंट को जो कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चेक करता है कंडीशनली। अब वो कंडीशनली क्या होगा? जो भी हम कंडीशन लगाएं उसके मुताबिक चेक करता है कि आपने जो कंडीशन लगाया है क्या एग्जीक्यूशन उसके हिसाब से हो रहा है। इट इज सिंपल इफ स्टेटमेंट। ये क्या कहा जाता है? ये सिंपल इफ स्टेटमेंट कहलाता है एंड इज कॉल्ड वन वे ब्रांचिंग, और इसी को हम लोग वन वे ब्रांचिंग कहते हैं। इफ स्टेटमेंट है, वन वे ब्रांचिंग हुआ। ठीक है। केवल इफ स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, केवल इफ स्टेटमेंट है, इसमें एल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट अगर वहीं पे एल्स का प्रयोग हो जाता तो ये टू वे ब्रांचिंग हो जाता, ये करो ना तो वो करो, मतलब 2 वे ब्रांचिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है? इफ स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसी के अनुसार आपको काम करना है। तो अब यहाँ देखिए, इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड वन वे ब्रांचिंग। हियर लॉजिकल कंडीशन इज टेस्टेड।
जो लॉजिकल कंडीशन है उसको टेस्ट किया जाता है, which results in either true or false। तो ये either true या false के रूप में ये कंडीशन चेक किए जाएंगे। If the result is true, then the statement that immediately follows if is executed। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर रिजल्ट ट्रू हुआ तब जो स्टेटमेंट है वो फॉलो करता है कि इफ का कंडीशन है वो फॉलो कर लेगा, is executed। Otherwise the control transfers to the next executable statement। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंट्रोल अपने आप ही दूसरे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट में चला जाता है जो इफ कंडीशन के बाद एग्जीक्यूट होना है। ध्यान रहे, इफ स्टेटमेंट हमने लगाया और इफ स्टेटमेंट अगर वो एग्जीक्यूट हो गया बहुत अच्छी बात है, तो हम लोग इफ स्टेटमेंट पर का काम कर लेंगे। अगर बाई चांस वो इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ तो नेक्स्ट जो भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होगा उस पर आपका कंट्रोल शिफ्ट कर जाएगा। अब यहां पर देखिए एक सिंटैक्स मैंने दिया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर सिंटैक्स। जब भी आपसे पूछा जाए कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है तो सबसे पहले जो मैंने डेफिनेशन बताया है वो आप लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा जैसे यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशंस बताए हैं वो लिखेंगे, फिर उसका आप सिंटैक्स लिखेंगे, उसका आप फ्लो चार्ट बनाएंगे और उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम एग्जाम्पल में देंगे, तभी आपको 4 में 4 मिलेगा या 6 में 6 मिलेगा। अगर कोई चीज आपने छोड़ दिया तो एक एक नंबर उसमें से डिडक्ट होते चले जाएंगे। जैसे इफ स्टेटमेंट आपने लिखा और उसका सिंटैक्स आपने नहीं लिखा, हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कट हो जाएगा। अगर आपने ये फ्लो चार्ट बना दिया और आपने ये सिंटैक्स नहीं बनाया तो आपका 1 नंबर कटेगा। फ्लो चार्ट नहीं बनाया तो भी 1 नंबर कट जाएगा। अगर प्रोग्राम नहीं बनाया तो भी 1 नंबर कट जाएगा। ये तीनों बना दिया, प्रोग्राम नहीं बनाया तो भी 1 नंबर कटेगा। मतलब ये है कि 1 नंबर आपका डेफिनेशन पे है, 1 नंबर सिंटैक्स पे है, 1 नंबर आपका फ्लो चार्ट पे है और 1 नंबर प्रोग्राम पे। तो आप ये ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी मिला वो सब क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन पेपर आपको मिला, अच्छा प्रोग्राम ही तो लिखना है, फटाफट आप क्या किए कि ये उठाए प्रोग्राम और प्रोग्राम लिख दिए। लेकिन उस क्वेश्चन में कहता है इफ स्टेटमेंट को डिफाइन कीजिए, तो इफ स्टेटमेंट को डिफाइन करना था, आपने केवल डेफिनेशन लिख दिया उसका और बाकी चीजें छोड़ दी। तो पता चलेगा क्या हुआ, आपको इस इफ स्टेटमेंट का 1 नंबर मिल गया और बाकी दोस्तों से तो आपने कहा अरे हाँ हम तो सब लिख दिए। यहाँ पता चल रहा कि अच्छा इफ का सिंटैक्स लिखे नहीं किए, इफ का प्रोग्राम बने भी नहीं किए और उसका फ्लो चार्ट बनाए ही नहीं, तो नंबर तो चला गया। अब आप परेशान कि अरे यार टीचर जानते हो टीचर को नहीं आता था, उसको जरूर नहीं आता होगा, देखो हम इफ स्टेटमेंट लिखे थे हमको 1 को नंबर दिया। यार ये सब बहुत मास्टर सब बहुत गंदा होता है, लोग को पता नहीं होता। तो ऐसे कई सारे लोग कहते हैं। तो आप को मैं आपको सही चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एग्जामिनेशन में रहता हूँ, एग्जामिनेशन पेपर्स सेटिंग में रहता हूँ और आपके पेपर्स को चेक करने में भी रहता हूँ, मतलब इवैल्यूएशन में भी रहता हूँ। तो मुझे हर चीज़ का आइडिया है और पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है। तो मैं जो कह रहा हूँ अगर आप लोग वो मानेंगे आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर यू कैन टेक द रिस्क, है ना। अब आगे देखिएगा कि यहाँ पे मैंने इफ स्टेटमेंट लिखा है, मैंने इफ कंडीशन लगाया। ये सिंटैक्स है कि प्रोग्राम में इसको कैसे यूज किया जाए। इफ कंडीशन, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन, स्टेटमेंट्स लिखेंगे, इफ कंडीशन से रिलेटेड स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। चाहे वो स्टेटमेंट 3 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, 1 लाइन का हो, कितना भी लाइन का हो सकता है। फिर उसको क्लोज करेंगे, खत्म। अब ये इफ कंडीशन का फ्लो चार्ट है, इसको समझिएगा। इफ कंडीशन जब हमने लगाया तो वो आपको लगेगा जरूर, लेकिन उसमें आपको ये चेक करना होगा कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो अगर ट्रू है तब तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जो इसका स्टेटमेंट आपने लिखा है। अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा। अगर बाय चांस फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा और सीधा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपका है
वो एग्जीक्यूट होगा, जो कि इफ स्टेटमेंट के बाद है। ये आपका इफ कंडीशन हो गया, ये आपका इफ स्टेटमेंट हो गया। लेकिन इफ स्टेटमेंट के बाद जो है इफ का ही स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे देखिए आपको मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, दिखाया हुआ है। यहाँ पे सिंटैक्स में देखिए इफ कंडीशन लिख दिया, फिर इफ ही का स्टेटमेंट है, ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया, मतलब इफ के अंदर का स्टेटमेंट है ये। तो ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ कंडीशन जो है वो ट्रू होगा। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तब फिर कहाँ चला जाएगा कंट्रोल? नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। इसीलिए इसको वन वे ब्रांचिंग बोलते हैं। नाउ वी विल सी अ प्रोग्राम ऑन इट। कैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है? राइट अ प्रोग्राम, ध्यान दीजिएगा, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स अ नंबर एंड प्रिंट्स इफ इट इज एन ऑड नंबर। ध्यान देने वाली बात है कि मैं क्या बोल रहा हूं। प्रोग्राम क्या कहता है कि आपका प्रोग्राम क्या करे, एक नंबर ले और ये पता कर दे कि वो नंबर ऑड है कि नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको इवन नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि ऑड है कि नहीं है। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स अ नंबर, एक नंबर को एक्सेप्ट करता है, और एंड प्रिंट्स इफ इट इज एन ऑड नंबर, उसको ये बताना है कि वो ऑड है कि नहीं है। तो हम लोगों ने जैसे कि प्रोग्राम हम लोग करते आए हैं, इंक्लूड करेंगे, है ना, इंक्लूड करेंगे studio.h, conio.h, मेन फंक्शन लिखेंगे, और एक नंबर को एक्सेप्ट कराना है तो एक नंबर को इंट नंबर ले लेंगे। जो भी नंबर, आपको n भी ले सकते हैं, कुछ भी आप लोग वेरिएबल के रूप में ले सकते हैं। तो इंट नंबर लिया हमने, और उसके बाद CLR SCR लिखा, प्रिंट एंटर द नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने स्कैनफ करा लिया, मतलब इनपुट स्टेटमेंट हमने लगा दिया। अब इनपुट स्टेटमेंट लगाते हैं %d %num, मतलब ये एंड जो है आपका, ये जो एंड है वो एड्रेस फॉर नंबर लिखा हुआ है। तो ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो नंबर, यही नंबर है ना, ये नंबर यही नंबर है। तो इसी नंबर में ये %d जाएगा ना, मतलब %d एक ऐसा स्पेस क्रिएट हुआ जो कि इस नंबर के लिए अलॉट हो गया, और ये नंबर वही नंबर है जो यहाँ पर हमने डिफाइन किया। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, मतलब ये इनपुट हमने एक नंबर को करा दिया, नंबर को के लिए इनपुट स्टेटमेंट हमने दे दिया। जब हम लोग फाइनली रन कराएंगे तो वो नंबर इनपुट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने चेक किया, इफ नंबर %2 इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान देने वाली बात है, जब वो जो नंबर है, अगर उसका हम ये कैसे पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा कि जब हमें ऑड नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर ऑड है? तो हम 2 से उसको डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर पूरा पूरी लग जाएगा तो वो इवन नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर उसका कोई रिमाइंडर बच जाता है, अगर उसका रिमाइंडर कोई बच जाता है तो इसका मतलब है कि वो ऑड नंबर है, वो इवन नहीं है ना। जैसे 5 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो लास्ट में आपको जो रिमाइंडर है 1 बचेगा। इसका मतलब 5 क्या है? 5 ऑड नहीं है, सॉरी इवन नहीं है, ऑड है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की है। इफ नम, हम लोग जानते हैं रिमाइंडर %2 से निकालते हैं, तो नम मॉड 2, इसको मॉड 2 कहा जाता है, तो मॉड्यूलस है ये। नम मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि कोई ना कोई अगर नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है वो क्या होगा? वो नंबर आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया कि अगर वो ना ये ट्रू हो गया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि नम %2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 1, है ना। अगर नॉट इक्वल टू 0 मतलब इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये है कि अगर जब भी आपका रिमाइंडर 1 आ जाए तो आप प्रिंट कर दीजिए भाई कि नम इज इक्वल टू %d विच इज इक्वल टू ऑड, दैट इज नंबर इज ऑड, मतलब वो प्रिंट कर देगा कि नंबर %d, मतलब सेम नंबर जो है वो, जैसे 5 लिया तो 5 इज ऑड, ठीक है, वो प्रिंट कर देगा। गेट ch बंद। यहाँ पे देखिएगा इफ स्टेटमेंट मैंने उसी हिसाब से लगाया है जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था।
यहाँ देखिए इफ का कंडीशन सिंटैक्स लगा, इफ कंडीशन हमने यहाँ लगाया, कंडीशन इज इक्वल टू 0 से चेक किया, कंडीशन सही है तो यहाँ पे अब आप दूसरा नंबर देंगे 0, सॉरी 4 देंगे अगर, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नंब परसेंट 2, जो नंब मॉड 2 है वो 4/2 हो जाएगा। तो 4/2 नॉट इक्वल टू 0 आएगा क्या, नहीं, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा और सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको अगर नहीं बताया, इसका मतलब ये है कि वो ऑड नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ ऑड प्रिंट करना है, इवन प्रिंट ही नहीं करना है। तो दिस विल बी योर प्रोग्राम। ठीक है, आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके आगे की चीज करेंगे। आप लोग इफ स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के 3 स्टेटमेंट भी कर लेंगे। जिनके पास, जिनको भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है वो लोग ले सकते हैं। So I will be meeting you in the next class. Thank you. Thanks a lot. Hope you have a very great day.